यूपी चुनाव में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है गठबंधन को लेकर। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और छोटे दलों को मिला रही है, मगर एआईएमआईएम लगातार ये मांग कर रही है कि सपा और बसपा को अगर बीजेपी को रोकना है तो हमको गठबंधन में लेना होगा। मगर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ओवैसी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि क्यों जो है एआईएमआईएम को समाजवादी पार्टी शामिल नहीं कर रही है और लगातार एआईएमआईएम की तरफ से कोशिश हो रही है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमको भी साथ लिया जाए। वकील साहब, जो अभी जो है बयान आया अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा है कि हम जो है जो छोटी छोटी पार्टी हमने शामिल कर ली हैं, मगर एआईएमआईएम से हम गठबंधन नहीं करेंगे। ना करें, इसका नतीजा उन्हें मिलेगा। वो असल में एक एरोगेंस में है, घमंड में है, और उन्हें घमंड ये है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार तो वो है नहीं। हमारी तरफ से जो बात कही गई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने ये बात कही थी कि हमारे दरवाजे सबके नहीं खुले हुए हैं बीजेपी को रोकने के लिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी। अखिलेश यादव का बयान जो है वो तोड़ने वाला बयान है। अब देखिए उनका हाल, हमारे सदर साहब ने कहा तेजस्वी यादव जैसा होने वाला है, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव का हुआ, इनका यहाँ पर होगा। हम तो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर जो है वो इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ जद्दोजहद करें और एक नई सरकार बनाएं। अब वो नहीं चाहते तो वो भुगतेंगे। अच्छा, एक तरीके से अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो है उन पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिसकी जो है कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। कौन सा महान दल है ये जिसकी सीटें हैं, या किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है? कौन महान दल, हम तो नहीं जानते। कौन पटेल साहब, हम नहीं जानते, कोई किसी को नहीं जानता। ओवैसी साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, एमआईएम को आज पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अभी अल जजीरा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत का सबसे पॉपुलर नेम का राजनेता बताया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो ये बात उनको किसी की समझ में नहीं आ रही, सबकी समझ में आ रही है। ये लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो चुके। अब ये एहसास कमतरी के शिकार हो गए कि एक आदमी उठा, उसने एक बात कही और लोग उसके साथ आते चले गए, क्योंकि वो बात हक है, वो सच है। अगर ये बात कोई और कर रहा होता तो लोग उसके साथ होते, लेकिन उन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है बात करने की, सच बोलने की। अब जब वो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो बन रही है पॉलिटिकल, उससे सबको एतराज़ है, उसे सबको एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। बस ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, गठबंधन जानबूझ के तोड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये खुद भुगतेंगे। अब जनता ने जवाब देगी। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी हमने देखा है कि बीजेपी हो वो भी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, कास्ट के लोगों को जो है मंत्री बनाती है। तो अगर ओवैसी अगर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बैकवर्ड है, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये बात अगर वो कर रहे हैं तो उसमें जो और पार्टी को दिक्कत क्या? देखिए, वही वाली बात है कि अभी हम सड़क से जा रहे हैं और सड़क पर जाते हुए अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो एक इंसानी फ़र्ज़ ये है कि हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो दलित है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, कौन है, हम उसकी मदद के नहीं जाते हैं। इन लोगों ने मिजाज ये बना लिया है कि अगर उस एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति मुसलमान होगा तो ये लोग बराबर में खड़े होकर मुस्कुराएंगे। हमें बड़ी शिकायत है कि ऐसा कैसा समाज बना दिया आपने कि आप इस बात पे खुश क्यों होते हैं कि मुसलमान जो है बर्बाद हो रहा है, मुसलमान जो है वो मर रहा है। मेरी लाशों पे आप खुश क्यों होते हैं? मेरी आज तक ये समझ में नहीं है कौन ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसान की लाश पे खुश हो सकता है। ये किस धर्म में सिखाया जाता है? हिंदू धर्म में भी जो होगा वो भी इंसानियत की बात करी गई होगी। इस्लाम मज़हब जो है वो तो है ही इंसानियत के ऊपर कि अगर किसी एक मासूम को मारा, पूरी इंसानियत को मारा। तो ये जो उन्होंने पूरा एक समाज पैदा किया है, समाज में घृणा पैदा करी है, तो उस घृणा से असर ये हो रहा है कि भारत कमज़ोर हो रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग मुसलमानों को बुरा कहते हैं असल में वो लोग देशद्रोही हैं। आप अपने नागरिक को बुरा कैसे कह सकते हैं? जो आपका नागरिक है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, जो हज़ारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, आप उनके बारे में बुरा सोच कैसे सकते हैं? मतलब आप ये कैसे चाह सकते हैं कि वो आदमी मर जाए, उसका घर जल जाए, दंगे हो जाएं, फसाद हो जाए? ये किस मिजाज के लोग पैदा कर दिए? ये सब करा इन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने।
पाल पोस के बड़ा करा काम कांग्रेस ने। अब गोरखपुर में दंगा हुआ था, उसकी फाइल जो है अखिलेश यादव दबा के बैठ गए। अगर वो कार्रवाई कर देते तो ये बाबा जी नहीं आते। ये सब अखिलेश यादव का करा हुआ है। ऐसे ही इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था उसको, वसीम रिजवी को। भाई अखिलेश यादव में शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था वो मरदूद। अब उसने जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में कुरान की आयतों को लेके जो है एक रिट डाली। उसमें उसका नतीजा क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी उसके ऊपर, जुर्माना अलग लगा। अब वो कमीना आदमी जो है उसने एक किताब लिख दी है हमारे रसूल लगे के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो कहना यह है कि मैं तो यहाँ से आपके माध्यम से ऐलान करता हूँ कि जो आदमी वसीम रिजवी के मुंह पे मेरा जूता मार के आएगा वो 11 लाख रुपए मुझसे ले जाए। ये तो देशद्रोही लोग हैं, इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो भी वकील, जो भी क्या कहते हैं अधिकारी उस मरदूद को गिरफ्तार करेगा वो देश हित में करेगा, संविधान बचाने के नहीं। ऐसे लोगों को जेल के पीछे जाना ज़रूरी है। लेकिन संरक्षण पहले अखिलेश ने दे रखा था, अब बीजेपी ने दे रखा है। ये बात है कि देश का माहौल ख़राब रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे ये विदेशी ताकतों के इशारों पर ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये मुझे लगता है कि ये विदेशी लोगों के एजेंट हैं यहाँ पर, कि भारत को कमज़ोर करो, संविधान को कमज़ोर करो। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है कि भारत एक सुपर पावर बने, वो टारगेट कभी हम जो है वो अचीव ना कर पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। हमारी समझ में तो ये आ रहा है। अच्छा, मैं पहले तेजस्वी यादव को डराया, अब आप अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं। जब बिहार का इलेक्शन था तो हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप फैक्ट चेक कर लीजिए, रियलिटी चेक करिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसमें MIM जो है वो 5 से 10 सीटें लेके आएगी। लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया, सबसे गठबंधन कर लिया, उससे भी गठबंधन कर लिया जिसके कागज़ पे पार्टी है, सबसे गठबंधन कर लिया। एक आदमी की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन हमसे नहीं किया। उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया वहाँ पे। ये हमने थोड़ी, ये जनता ने जवाब दिया उन्हें कि आप 2% के लोगों के साथ समझौता कर सकते हैं, 3% की आबादी के साथ आप समझौता कर सकते हैं। जिस समाज की आबादी 4% है आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं। तो जिस समाज की आबादी 19% है आप उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये जवाब बिहार की जनता ने उनको दिया, हमने नहीं दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होने वाला है, अब आप देखिएगा, और ये सब रोएंगे सर पकड़ के। अच्छा, एक पत्रकार अभिषा शर्मा, वो जो है ये कह रहे हैं कि सेकुलर दल जो है जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो बीजेपी की बी टीम है, मगर उनके काम जो है वो लगता है कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अभिषा शर्मा साहब को देखिए, अगर वो जेन्युइन होते तो उनको ये बात आम आदमी पार्टी की नहीं भी कहनी चाहिए थी, चंद्रशेखर रावण की नहीं भी कहनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था ना। जब समाजवादी पहली बार उत्तर प्रदेश में, समाजवादी ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन दुनिया बनी उस दिन समाजवादी पार्टी बन गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तो उससे पहले समाजवादी पार्टी नहीं थी। BSP की स्थापना हुई 80s में, उससे पहले तो BSP नहीं थी। तो जब BSP बनी थी तब भी ये इल्ज़ाम लगे थे काशीराम के ऊपर कि साहब ये जो है वोट काट के जो है वो जिताना चाह रहे हैं। समाजवादी पे भी ये इल्ज़ाम लगे थे, आम आदमी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगे थे, अकाली दल पे भी ये इल्ज़ाम लगे थे, सब पे ये इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन अब का जो दौर आया है, उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमान है, तो उन्हें वो दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान तो कभी पसंद आता नहीं है, उन्हें चिढ़ लगती है। जबकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब दाढ़ी रखता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाढ़ी से उन्हें चिढ़ है। तो उनकी मसला यह है कि कोई भी मुसलमान जो अंग्रेज़ी जानता हो, बैरिस्टर हो, पढ़ा लिखा हो, दाढ़ी टोपी लगाता हो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो, शरीयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, संविधान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, उन्हें वो मुसलमान पसंद ही नहीं है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आए, ये मुसलमान ताकतवर बने। उन्हें तो ऐसे मुसलमान चाहिए जो गूंगे रहें, जो अंगूठा छाप रहे हैं, जो जब से विधानसभा का सेशन हो तो अखिलेश यादव कहें खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएं, अखिलेश यादव कहें जो बैठ जाओ तो वो बैठ जाएं। उन्हें ऐसे मुसलमान चाहिए। और जो मुसलमान उनके यहाँ बोलने वाले थे वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, और उनके नहीं कोई बात करने वाला भी नहीं है, ना कोई पूछने वाला उन्हें। आजम खान की बात कर रहे हैं आप, देख लीजिए आप भाई, केसेस तो आजम भाई पर भी हैं, और केसेस जो हैं शिवपाल सिंह यादव पर भी हैं, इंक्वायरी रामगोपाल यादव पे भी बैठी हुई है, अक्षय प्रताप पे भी बैठी हुई है, सब पे बैठी हुई है, मायावती पे बैठी हुई है,
ताज कॉरिडोर वाले मामले में सब जगह बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग एसी कमरे में रहेंगे और जो राजनेता मुसलमान हैं और वो थोड़ी ज़बान रखता है वो जेल में सड़ेगा। ये इन्होंने एक पैटर्न बना लिया, एक असूल बना लिया। जेल की बात की तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सब आज़म खान जो है जेल में हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और ओवैसी जो है बाहर हैं। नहीं, कि ओवैसी साहब की जो पहली रैली उत्तर प्रदेश में हुई है बाराबंकी में, तो सबसे पहला केस ही ओवैसी साहब पे लगा है। जब उन्होंने वहाँ मस्जिद का इशू उठाया है, जो मस्जिद वहाँ पे शहीद कर दी गई थी, तो उस पर बाकायदा केस चला था, कोर्ट का ऑर्डर भी था, तो सबसे पहला केस ही उनके ऊपर बुक किया है। अब ये सरकार के अंदर दम है तो उनको अरेस्ट भी करके दिखा दे, कर ले अरेस्ट उन्हें। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी अरेस्ट कर चुके हैं ये लोग, वो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, अपना केस लड़ा और अभी एक 2004 के केस में उनको उसमें क्लीन चिट मिली है। तो ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम हमारे पर केस, मेरे ऊपर खुद मुकदमे हैं, हमारे कितने साथियों पर मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बस ये है कि जब जहाँ मुसलमान ताकतवर दिखाई देता है इन्हें वो पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो वैसे ही गरीब हालत में रहे, फटे कपड़े पहने, गंदी बस्तियों में रहे, पंचर जोड़े। उन्हें पढ़ा लिखा मुसलमान, बैरिस्टर मुसलमान, IAS ऑफिसर मुसलमान, एक MP मुसलमान, इन्हें ये पसंद नहीं है। और बोलने वाला मुसलमान तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप MP बन भी जाइए तो आप खामोश रहिए, बिल्कुल जैसा कहा जाए आदेश अनुसार वैसा माना जाए, बस। आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी कौम की बात वहाँ पे नहीं कर सकते। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के खिलाफ जो एक ऑर्डर पास किया, तो सारे दलितों ने अपनी पार्टी लाइन छोड़ के पार्टी में कहा कि भाई हम ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते और इसको पार्लियामेंट से बदलेंगे। वो बदला गया ना, सारे दलितों ने बदलवा दिया उसे पार्टी लाइन छोड़ के, कि उसमें उनको लग रहा था कि उनकी कम्युनिटी के साथ जाती हो रही, गलत हो गया उनके साथ। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट से बदलवा दिया, जिसमें बीजेपी के दलित भी शामिल थे, कांग्रेस के दलित भी शामिल थे, सारे दलित शामिल थे, समाजवादी के दलित भी शामिल थे। तब जब ये बात मुसलमानों के ऊपर आती है या आदिवासियों पर आती तो ये बात क्यों नहीं होती? हमारा सवाल बस ये है, CA NRC खाली मुसलमानों का मुद्दा तो है नहीं, वो तो सबका मुद्दा है। टारगेट मुसलमान है, ये बात ठीक है। तो जब ये मुद्दा पिछले 2 साल पहले उठाया गया और इसमें सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंट तरीके से जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, इतने ज़्यादा प्रदर्शन कभी नहीं हुए। ये किसान आंदोलन जो है, ये जो कुछ भी है, जो इसकी कामयाबी मिली है, ये वही पैटर्न है जो CA NRC के मुस्लिम नौजवानों ने, महिलाओं ने पूरे देश को दिया है कि धरने होते कैसे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ये सिखाया है सबको, इन किसान आंदोलन के नेताओं को, राकेश टिकैत को, बाकी लोगों को, उन मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम नौजवानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन लोगों ने पूरे देश को सिखाया कि धरना प्रदर्शन किस तरीके से होता है, बगैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए होता है,